रियान हिंदी यूट्यूब चैनल में मित्रों आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन पद्धतियाँ। हमारे हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन पद्धतियाँ क्या रही, इस पे हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा भारतीय दृष्टिकोण था हिंदी साहित्य लेखन के प्रति वह कैसा रहा। तो जो हमारा भारतीय दृष्टिकोण, जो यहाँ के इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है, यानी भारतीय दृष्टिकोण कह सकते हैं, वह ध्यान रखिएगा कि जो लेखन परंपरा रही है वह जो है कि आदर्शवादी किस टाइप की है भैया, ध्यान रखिएगा, आदर्शवादी और अध्यात्मूलक मतलब दो बातें होनी चाहिए, एक आदर्शवादी और अध्यात्मूलक। ये हमारे इतिहास लेखन की मुख्य विशेषता रही है। इसके बाद आते हैं, एक विद्वान थे हीरोडोटस। ये कहाँ के विद्वान थे? ये यूनान के विद्वान थे। कहाँ के विद्वान थे भैया? यूनान के विद्वान थे मित्रों, यूनान के विद्वान थे। और उन्होंने इतिहास के 4 लक्षण बताए। कितने लक्षण बताए हेरोडोटस ने? ध्यान रखिएगा, कितने लक्षण बताए थे? 4 लक्षण ये बताए थे। कौन? हेरोडोटस। 4 लक्षण बताए। उस लक्षण में क्या क्या बताते हैं? सबसे पहले ये बताते हैं कि जो इतिहास होता है वह किस तरह का होता है? वैज्ञानिक होता है। ऐसा नहीं है कि जो आप उल्टा सीधा बोलते जाएंगे वह सब इतिहास के अंतर्गत आ जाएगा। इतिहास सही मायने में वैज्ञानिक होना चाहिए, विज्ञान के आधार पर होना चाहिए। दूसरी बात, मानविकी। मानविकी का अर्थ ये होता है मित्रों कि जो इतिहास लेखन की परंपरा होती है, किसी भी इतिहास लेखन की परंपरा, उसका संबंध मानव से होता है। और मानव से संबंध होने के कारण वह मानविकी के अंतर्गत आता है और मानव जाति से संबंधित होता है। यह हमें ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद जो तीसरा है, ठीक है, प्रमाण की जरूरत। प्रमाण और निष्कर्ष कह सकते हैं। जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास या इतिहास जो भी लिखा जाता है वह प्रमाण पे आधारित होता है और उसका एक निष्कर्ष भी निकलता है कि इसके बाद वह कहाँ तक चला, यानी उसकी परंपरा कहाँ तक रही। इस बात पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो चौथा हेरोडोटस ने समझाने का जो प्रयास किया था मित्रों, वह यह समझाने का प्रयास किया था कि हम आखिर में साहित्य इतिहास लेखन क्यों करते हैं या इतिहास को क्यों पढ़ते हैं, उस पर उसने विचार दिया। और विचार देते हुए कहा कि अतीत जो हमारा बीत चुका है, ठीक है, अतीत यानी जो बीत चुका है, अतीत के आलोक में भविष्य का निर्माण होता है। भविष्य का निर्माण होता है। कहने का मतलब है मित्रों ये कि अगर हम हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ते तो कैसे जानते कि भक्ति काल में किस तरह की परिस्थितियां थी, रीति काल में किस तरह की परिस्थितियां थी, और किन कवियों को किन तरह की विशेषताओं के कारण उनके रचनाओं में किस तरह का उछाल आता है, प्रभाव आता है, बदलता रहता है। तो अतीत के आलोक में भविष्य का भी निर्माण इसमें होता है। और यह बातें हेरोडोटस ने बताया था। ये 4 बातें हमेशा ध्यान रखिएगा कि साहित्य लेखन वैज्ञानिक होना चाहिए, मानव जीवन से संबंधित है, प्रत्यक्ष प्रमाण और निष्कर्ष पे आधारित होता है, अतीत के आलोक में भविष्य का निर्माण होता है। यह हेरोडोटस ने समझाया था हम लोगों को। अब इसके बाद आते हैं जो
इतिहास के संदर्भ में जो मूल विद्वानों ने अपना विचार दिया है, रामचंद्र शुक्ल का तो सब लोग जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल बार बार कहते हैं कि साहित्य के इतिहास में जनता की जो चित्तवृत्ति है उसी का इतिहास मानते हैं, और जनता को जो चित्तवृत्ति होती है वह तत्कालीन परिस्थितियों से परिवर्तित होती है, समय के अनुसार बदलती रहती है। रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा था। लेकिन जो अंग्रेजी जो अन्य विद्वान, जो विदेशी विद्वान थे, वह अपने अपने विचार अलग अलग ढंग से दिए। इसमें एक विद्वान है जो इटालियन के थे, बीको। कहाँ के थे? यह थे इटालियन के। यह इटालियन विद्वान थे, ठीक है, और इनका नाम था, क्या नाम था? इनका नाम था बीको। ध्यान रखिएगा, बीको। अरे वो बीको बजरंगी वाला मत समझिएगा, बीको विद्वान का नाम है। ये कहता है कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से होता है। क्या कहता है? इतिहास का संबंध, इतिहास का संबंध, ध्यान रखिएगा, इतिहास का संबंध न केवल अतीत से होता है, न केवल अतीत से होता है, अतीत से होता है, न वर्तमान से, न वर्तमान से। इतिहास का संबंध न केवल अतीत से होता है, न वर्तमान से। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है। इतिहास का निर्माता, इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है, स्वयं मनुष्य है। ध्यान दीजिएगा, और आगे कहता है, और मनुष्य जिस युग का भी हो उसकी मूलभूत प्रवृत्तियां एक सी रहती है। मनुष्य जिस युग का हो, जिस युग का हो, ठीक है, उसकी मूलभूत प्रवृत्तियां एक सी रहती है। ध्यान रखिएगा, किसने कहा था? यह विद्वान कौन था? इस विद्वान का नाम था बीको। और बीको क्या कहता है कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से होता है, न केवल वर्तमान से। इतिहास का निर्माता कौन है? तो स्वयं मनुष्य है। मनुष्य जिस युग का हो उसकी मूलभूत प्रवृत्तियां कैसी रहती हैं? एक सी रहती हैं। मूलभूत प्रवृत्तियां आप लोग समझ ही रहे हैं, जो भोजन है, जो सोना है, यानी जो भी आवश्यक उसकी प्रवृत्ति है वह एक सी रहती है। ऐसा विद्वान क्या बोलते हैं, इटालियन विद्वान बीको का है। इसके बाद एक और विद्वान है, कलिंगवुड। ध्यान रखिएगा मित्रों, एक विद्वान कौन है? इसका नाम है क्या? कलिंगवुड। कलिंगवुड कहता है इतिहास दर्शन का संबंध न अपने आप में है। इतिहास दर्शन का संबंध न अपने आप में है, न अपने आप में है, न तो अतीत के बारे में, न तो अतीत के
बारे में, न तो अतीत के बारे में, इतिहास के विचारों से, इतिहास के विचारों से, ध्यान दीजिएगा कि इतिहास का संबंध न केवल अपने आप में है, न तो अतीत के बारे में, इतिहासकार विचारों से, बल्कि उसका संबंध दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है, बल्कि उसका संबंध दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है, संबंध से होता है। अब थोड़ी सी इसमें ध्यान देने की जरूरत है। जो कलिंग वुड कह रहा है कोई अलग ढंग का परिभाषा नहीं दे रहा है, बल्कि मिलता जुलता ही परिभाषा दे रहा है। ये लिख रहा है कि इतिहास का संबंध न अपने आप में है, न तो अतीत के बारे में इतिहासकार विचारों से, बल्कि उसका संबंध क्या है, दोनों के पारस्परिक संबंध। क्यों? जो इतिहास दर्शन है और इतिहासकार के विचार है, दोनों का तालमेल का समन्वय है, यानी कह सकते हैं पारस्परिक संबंध के बारे में यह बात करता है। इसके बाद आता है एक विद्वान का नाम है हीगल, बहुत अच्छे विद्वान हैं, उनका नाम है हीगल। बार बार कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ भी चुका है, नेट जेआरएफ में भी बराबर पूछता रहता है। उस विद्वान का नाम है हीगल। हीगल, ध्यान रखिएगा, इसका क्या नाम है, हीगल। हीगल कहता है इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, एवं संकलन मात्र नहीं है। ठीक है, हीगल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हीगल क्या कह रहा है कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्वान है। कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। इसकी परिभाषा साहित्य में बहुत बढ़िया पूछा है कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे साहित्य के इतिहास में जो भी परिवर्तन हुआ, या इतिहास में जो भी परिवर्तन हुआ, जो एक बात कहता है कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण, मतलब खोज नहीं है भैया, और संकलन नहीं है जो बिटोर कर ला दिए। उसके अंदर क्या, उसके भीतर क्या छुपा हुआ है, उसके भीतर छुपा हुआ है कार्य और कारण। ये भी ध्यान रखिएगा, कार्य और कारण की पूरी श्रृंखला है कि आखिर में भक्ति काल का उदय कैसे हुआ, भक्ति काल के उदय के पीछे का कारण क्या था। यह कार्य और श्रृंखला दोनों छिपी है, ऐसा विद्वान हीगल का कथन है। हीगल बहुत बड़ा विद्वान है, इसका कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद जो नंबर आता है E.H. कार,
एक विद्वान है E.H. कार। विद्वान का नाम क्या है? E.H. कार। ठीक है। E.H. कार विद्वान है। वह कहते हैं कि अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देकर, अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देकर, अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देकर कारण और प्रभाव के क्रम से, कारण और प्रभाव के क्रम से, कारण और प्रभाव के क्रम से रखना ही इतिहास है। एक चीज वही बात भी दोहराते हैं कि क्या क्या होना चाहिए कि अतीत की घटनाओं का क्रम मतलब क्रमबद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बैग बदलता गया, क्रमबद्धता होना चाहिए उसके बीच में। और बीच में क्या होना चाहिए? कारण, यानी किस कारण से इतिहास बदला, उसका प्रभाव हमारे इतिहास पे क्या पड़ा, इसको क्रमबद्ध रखने का जो तरीका है वह E.H. कार कहते हैं। कि E.H. कार इसीलिए, जैसे यह कहते हैं E.H. कार महोदय, ठीक है, E.H. कार इसीलिए कहते हैं कि कारण और प्रभाव का क्रमबद्ध रखना ही इतिहास है। एक विद्वान थे हडसन। क्या नाम था? हडसन। ये भी बड़े प्रसिद्ध विद्वान हैं, हडसन। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये भी बड़े प्रसिद्ध विद्वान हैं। इनका क्या नाम है? हडसन। हडसन कहते हैं कि साहित्य के इतिहास की व्याख्या, साहित्य के इतिहास की व्याख्या, साहित्य के इतिहास की व्याख्या तदयुग चेतना के आधार पे, तदयुगीन चेतना के आधार पे, चेतना के आधार, चेतना के आधार पर की जानी चाहिए। यह जो है कि किसका कथन है? हडसन का। ये भी बड़ा प्रसिद्ध है। ये क्या कहते हैं कि साहित्य का जो इतिहास है उसकी जो व्याख्या होना चाहिए वह किस ढंग से होना चाहिए? तदयुगीन चेतना। तदयुगीन चेतना का मतलब ये हुआ कि अगर हम स्त्री सशक्तिकरण की चर्चा कर रहे हैं तो स्त्री सशक्तिकरण में दो तरह की स्त्रियां हैं। एक भक्ति काल में जो स्त्री है मीराबाई, जिनको परिवार वाले रोक देते हैं कि तुम्हें नहीं जाना है पूजा पाठ करने, और आज की एक स्त्री है कि अगर वह कहती है कि मुझे PhD के संदर्भ में फला प्रोफेसर से मिलना है तो उसके पिता और भाई ही ले जाकर छोड़ के आते हैं, कहते हैं बेटा कब आना है, तो 2 घंटा तक हमको सर जी के पास रहना है या डिस्कशन करना है। तो उस समय की स्त्री की सोच और आज समय की स्त्री की सोच, यह तदयुगीन चेतना हो गई कि उस समय की चेतना किस तरह विकसित थी, आज की चेतना किस तरह विकसित है। तो इस दोनों चेतना की अगर चर्चा करते हैं, जैसे वर्तमान में भी देख लीजिए जो द्रौपदी जो मुर्मू जो बनी है हमारी प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो बनी है, तो आज की महिला की स्थिति देख लीजिए। और यही जो आदिवासी जो महिलाएं थी पहले, जिनको संविधान से पहले अधिकार नहीं मिला था, उनकी स्थिति देख लीजिए और आज उनकी स्थिति देख लीजिए। यह हो गई तदयुगीन चेतना। तो तदयुगीन चेतना में हमेशा यह ध्यान रखने की जरूरत है कि यह बातें होनी चाहिए। इन सब के बाद एक विद्वान थे, फ्रेंच विद्वान थे, उनका नाम था तेन। क्या नाम था?
फ्रेंच विद्वान थे और उनका नाम था तेन। मित्रों याद रखिएगा, फ्रेंच विद्वान और नाम क्या है? तेन। तेन की एक बात वह कहते हैं कि साहित्य को अगर हमें समझना है तो 3 बातों को समझना बहुत जरूरी है। वह क्या है? पहला क्या है? जाति। ठीक है, जाति। और दूसरा क्या है? पहला तो जात हो गया, दूसरा क्या है? वातावरण। वातावरण, ठीक है। और तीसरा क्या है? क्षण विशेष। क्षण विशेष। अगर हमें साहित्य का इतिहास समझना है तो 3 बातों को हमेशा ध्यान देना होगा। एक जाति, एक वातावरण और तीसरा क्या है? क्षण विशेष। और एक कौन विद्वान है? और इस विद्वान का नाम है तेन, जो फ्रेंच के विद्वान थे। यह 3 बातों को महत्व देते हैं और ये समझाते हैं कि यह साहित्य के इतिहास को समझने के लिए वहाँ की जो जाति परंपराएं हैं, जाति परंपराएं यानी जाति परंपराएं, भाई हर जो भी साहित्य लिखा गया है किसी न किसी जाति परंपरा से ही होकर उसका उदय हुआ है। तो जो जाति परंपराएं हैं, जो हमारे सांस्कृतिक वातावरण है, जो हमारे सांस्कृतिक वातावरण है, और जो क्षण विशेष सांसारिक परिस्थितियाँ। क्षण विशेष का मतलब ये है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो जूठन अपना आत्मकथा लिखा, वह उनकी परिस्थितियाँ उस तरह की बनी। उन्होंने अपना, वो भी जैसे दलित थे, वह अपनी परिस्थितियों को अपने ढंग से लिखते हैं, लेकिन रामनाथ को भी जब लिखेंगे तो अपने ढंग से लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है? वातावरण बदल जा रहा है। तो फ्रेंच विद्वान तेन का कथन है कि जाति और वातावरण और क्षण विशेष, इन तीनों को विशेष रूप से हमें ध्यान रखने की जरूरत है। मित्रों, यह हमें परिभाषा कम से कम याद रहना चाहिए, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी में तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर में बराबर पूछता रहता है, तो यह हमें जानकारी करने की ज़रूरत है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग जो लेखन की पद्धतियां हैं उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो लेखन की जो पद्धतियां हैं आप लोगों को पता ही होगा, पढ़े होंगे। तो लेखन की पद्धतियां कई तरह की पद्धतियां हैं और समय के अनुसार बदलता रहा है। तो इसमें सबसे पहले जिसका हम लोग नाम लेंगे वह है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति, यह लेखन पद्धति है। जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि वर्णानुक्रम, यानी इसमें काल विभाजन कुछ नहीं होगा। वर्ण के आधार पे, जैसे क ख ग घ अंग, इस आधार पे यह इनका इतिहास लेखन होता है। और इस संदर्भ में वर्णानुक्रम का मतलब होता है कि जैसे अगर इस तरह का इतिहास लिखा जाता है तो क वर्ण से मान लीजिए हम शुरू किए, तो क से हम कबीर का परिचय देंगे, क से केशव का परिचय देंगे। तो इस तरह जैसे क से जितने कवि आ जाएंगे सबका परिचय हम देते आगे चलेंगे। तो वर्णानुक्रम जो पद्धति है इसका 2 लोगों ने प्रयोग किया। कौन कौन? इसमें 2 लोग प्रयोग करते हैं खास तौर से। एक हैं गारसाद तासी। गारसाद तासी, यही गारसाद तासी जो हमारे हिंदी साहित्य लेखन फ्रेंच भाषा में जो पहला जो लेखक जिनको माना जाता है, हिंदी साहित्य के लेखक का जनक भी कह सकते हैं, गारसाद तासी। और एक दूसरे विद्वान हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर, ये 2 विद्वान क्या किए थे? यह वर्णानुक्रम पद्धति यानी वर्णों के आधार पे यह लिखे थे। इसी कारण ध्यान रखिएगा कि वर्णानुक्रम पद्धति में किसी तरह का काल विभाजन नहीं होता है। और इन्होंने इसी कारण गारसाद तासी और शिव सिंह सेंगर दोनों किसी तरह का कोई काल विभाजन नहीं करते हैं। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे जो पद्धति आती है वह है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रमी पद्धति।
तो कालानुक्रमी पद्धति का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि इसमें काल का बंटवारा होता है। काल का बंटवारा क्या होता है, इसमें काल विभाजन होता है, और काल विभाजन होने के कारण इस कालानुक्रम पद्धति का किसने किसने प्रयोग किया, ये दो लोगों ने प्रयोग किया। कौन कौन, तो एक व्यक्ति का नाम है जॉर्ज गेर्सियन, जॉर्ज गियर्सन, और दूसरा है मिस्र बंधु। मिस्र बंधु, अब बंधु मतलब समझते हैं इसका आप लोग शार्ट पता नहीं लिखे कि नहीं, GSS कर लेना चाहिए, ठीक है। अब GSS से मतलब ये हो जाता है मिस्र बंधु मतलब गणेश बिहारी मिश्र और उसका श्याम बिहारी मिश्र सुखदेव, तो यह तीनों जैसे इसमें नाम एक ही साथ आ जाता है, ठीक है। तो यह GSS जैसे याद रखने से काफ़ी जैसे क्या बोलते हैं क्लियर रहता है कि गणेश श्याम सुखदेव, यह तीनों का नाम GSS हम इसलिए कर देते हैं। तो मित्रों ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि यह काल विभाजन करने का प्रयास किए लेकिन समुचित काल विभाजन नहीं किए, क्योंकि यह 15 में भागों में बांट दिए, 5 भागों में बांट दिए, तो बाद में 11 भागों में किए थे। तो कहने का मतलब काल विभाजन किए लेकिन व्यवस्थित तरीके से नहीं किए। उसके बाद जो विद्वान तीसरा जो है वह है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति, ये जो तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति, और वैज्ञानिक पद्धति में आप लोगों को बता ही चुके हैं कि वैज्ञानिक पद्धति में तटस्थ भाव रहता है। वैज्ञानिक पद्धति का मूल लक्षण क्या है कि यह तटस्थ रहेगा, किसी से लेना देना नहीं रहेगा, यह तटस्थ रहेगा, तर्कपूर्ण रहेगा। क्या रहेगा, तर्कपूर्ण रहेगा, ठीक है। तटस्थ, तर्क और क्रमबद्ध का इसमें ध्यान विशेष रूप में दिया जाता है। और इसका जो प्रयोग किए थे, दो लोग जो विद्वान थे वो दो विद्वान इसका प्रयोग किए। एक का नाम है गणपत चंद्रगुप्त, गणपति चंद्र गुप्त, और एक और विद्वान है जो गोरखपुर के हैं, रमा शंकर शुक्ल रसाल, ठीक है। गणपत चंद्रगुप्त और रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन दोनों ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया, ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया, और इसके बाद जो है कि क्या बोलते हैं, चौथा कह सकते हैं, जो चौथा था वह था समाजशास्त्री ठीक है पद्धति। मित्रों ध्यान रखने की जरूरत है, जो साहित्य लेखन की जो एक और विचारधारा है, कौन, समाजशास्त्री लेखन पद्धति। समाजशास्त्री लेखन पद्धति का एक दूसरा नाम है मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर यह समाजशास्त्री पद्धति लिखी गई। और इसमें क्या हुआ कि मार्क्सवाद का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था, और दो वर्ग जो इसमें बटे थे, कौन कौन, एक शोषक, ठीक है, और दूसरा क्या था, शोषित। एक था शोषक और दूसरा था शोषित। यह या कह सकते हैं कि मालिक और मजदूर। ये मालिक और मजदूर की व्यथा को लेकर, यानी मार्क्सवादी पद्धति के आधार पे लेकर यह समाजशास्त्री इतिहास लेखन पद्धति का कार्य हुआ। और इसमें अग्रणी हैं, जो पहले स्थान पे हैं, वह है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने जो भी अपना इतिहास लेखन या आलोचना जो भी कह सकते हैं इन्होंने किया है, यह मार्क्सवादी पद्धति से प्रभावित होकर किए हैं, और यह हमें जानने की ज़रूरत है।
और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, जिसका मतलब कह सकते हैं कि साहित्य लेखन में पूरी तरह से बदलाव आ गया, वह अंतिम है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति का सबसे पहला आप लोगों को क्या जानना जरूरी है कि इसी के जो जनक हैं, कौन जनक, जनक कौन है? तेन है। अरे वही तेन जो इससे पहले हम पढ़ाए थे। तेन विद्वान कहाँ के हैं? फ्रेंच के विद्वान हैं। और तेन ने क्या 3 बातें इसमें डाली थी, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि 3 बातें डाले थे। क्या? जाति, ठीक है, नंबर 1। दूसरा वातावरण, और तीसरा क्या है? क्षण विशेष। ध्यान दीजिएगा, ये 3 बातें साहित्य में बहुत अधिक परिवर्तन करती है। और इसी का आधार बनाकर, किसको? विधेयवादी पद्धति का आधार बनाकर हिंदी साहित्य लेखन के सबसे अग्रज विद्वान कह सकते हैं। अग्रज का मतलब कि एक मानक इतिहास लिखने का कार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। कौन किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कई बार पूछा जा चुका है मित्रों, यह ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की जो इतिहास लेखन की पद्धति रही है वह विधेयवादी पद्धति रही है मित्रों, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इन 5 को हम लोगों को रट लेने की ज़रूरत है कि किस क्रम में कौन सा विद्वान लिखा था, यह हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। तो ये 5 पद्धतियों को आप लोग याद रखिएगा। खास तौर से विधेयवादी पद्धति में 3 बातें जरूर याद रखिएगा: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। विद्वान कौन थे? तेन के कहाँ के हैं? फ्रेंच के विद्वान हैं। और विधेयवादी पद्धति को अपनाते हैं कि काल विभाजन तो होना चाहिए लेकिन क्षण विशेष भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि छायावादी युग में कोई भक्त कालीन युग का प्रभाव नहीं हो सकता है, या द्विवेदी युग में कोई आधुनिक कोई जो है कि प्रगतिवादी युग का प्रभाव नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जो जैसे शुक्ल जी जो कहते हैं, शुक्ल जी इसी कारण सबके बारे में कह दिया, ये तो लग रहा है कि कोई संग्रह है। कुछ न कुछ टीका टिप्पणी जब शुक्ल जी करते हैं तो उसके पीछे यह रेयान सिंधी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन पद्धतियाँ, मतलब जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया वह किन किन परिस्थितियों में लिखा गया, उसकी विधा किस तरह थी, हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में विद्वानों का विचार क्या रहा, इस पे आज हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि जो हिंदी साहित्य की लेखन पद्धति रही है वह भारतीय दृष्टिकोण, जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की जो परंपरा रही है वह आदर्शमूलक और अध्यात्मवादी रही है। किस तरह की परंपरा रही है? ये जो परंपरा रही है, ठीक है, आदर्शमूलक और अध्यात्मवादी। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि 2 बातें, मतलब न बहुत ज़्यादा इसमें यथार्थ की चर्चा की गई है, न बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कल्पना का चर्चा की गई है, यानी दोनों का एक आदर्श प्रस्तुत किया गया है। और इस संदर्भ में एक विद्वान थे, उनका नाम था हेरोदोतस, जो यूनानी विद्वान थे, इतिहास के जो जनक भी माने जाते हैं, हेरोदोतस।
हेरोदोतस ने यह बताया बड़ा बेकार होता